नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर का पेपर। और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो है आपका आने वाले एग्जाम के लिए जो है वो अच्छे से रिवीजन हो सके और आपको जो है वो हेल्प मिल सके। कोई भी एग्जाम आपका क्यों ना हो, चाहे वो आने वाला एलाइड का एग्जाम हो, एचएएस का, सब इंस्पेक्टर का, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, जो भी एग्जाम होगा डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 54 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं निम्न गवर्नर जनरलों पर विचार करते हुए सही कूट चुनकर उनको काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एंड अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं और नीचे ऑर्डर दिया गया है। सबसे पहले लॉर्ड लिटन दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन दिए गए हैं, फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस दिए गए हैं, फिर लॉर्ड डफरिन दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आपको उनके कार्यकाल पता है ना, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि कब से लेकर कब तक जो था वो इनमें से किसका कार्यकाल जो था वो रहा था। सबसे पहली बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो था वो 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। इसके बाद लॉर्ड कर्जन है। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। यहाँ तक इनका कार्यकाल चला। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस दिए गए हैं। सर जॉन लॉरेंस इनका पूरा नाम था। तो इनका कार्यकाल जो था वो 1864 से लेकर 1869 तक जो था वो रहा था, 9 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड डफरिन दिए गए हैं। तो लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहा था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब ये तो हो गए इनके कार्यकाल। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस तरह से जो है वो सेट किया जाएगा। सबसे पहले आए जॉन लॉरेंस, ये सबसे पहले नंबर पर आएंगे। उसके बाद कौन आया था 1864-69 के बाद? उसके बाद आए थे लॉर्ड लिटन, दूसरे नंबर पर ये आए। और उसके बाद कौन आया था? उसके बाद जो आए थे वो आए थे लॉर्ड डफरिन। उसके बाद आए थे, तीसरे नंबर पर लॉर्ड डफरिन आए। और चौथे नंबर पर कौन आए? चौथे नंबर पर लॉर्ड कर्जन आए। ये चौथे नंबर पर आते हैं। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, तीसरा, पहला और चौथा और दूसरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा दिया गया है ऑप्शन सी में। अब ये कार्यकाल आपने जान लिया, क्वेश्चन भी आपने देख लिया कि किस तरह से पूछ सकते हैं। परंतु क्वेश्चन पूछने की और भी फॉर्म जो है बहुत सारे रहते हैं। पूछ लेंगे कि लॉर्ड लिटन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो लॉर्ड लिटन के बारे में मेंस के एग्जाम में पूछ सकते हैं। लॉर्ड लिटन के बारे में प्री के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड लिटन ने जो था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये इंट्रोड्यूस किया था। तो 1878 में इन्होंने अधिनियम 9 द्वारा जो था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो जारी किया था। इसमें मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया था कि देसी भाषा में जितने भी समाचार छपते हैं उन समाचारों पर जो है वो प्रकाशन को वो रोक सकते थे। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। तो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो 1905 की बात आप कैसे भूल सकते हैं, जब बंगाल का विभाजन जो था वो हुआ था। तो 1905 में आपने ध्यान रखना है कि क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन जो था वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसी दौरान 1905 से पहले 1904 में आपको पता है यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था, विश्वविद्यालय आयोग भी जो था वो आया था, वो भी यूनिवर्सिटी कमीशन आपने ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए ना एग्जैक्टली कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो 1904 का ये एक्ट था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान ये इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड लॉरेंस के बारे में जानना है आपने। इनको आप हिमाचल के साथ रिलेट कीजिए। इन्होंने डिसाइड किया था कि समर कैपिटल जो है वो इंडिया की शिफ्ट की जाएगी, कहाँ के लिए? शिमला के लिए। तो ये इन्होंने डिसाइड किया था, इनके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन आए। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, तीसरे नंबर का एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। तो एंग्लो बर्मिस वॉर पूछा जाए तो 1885 में 1888 में हुआ था और थर्ड नंबर का ये हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1885 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो ये आपने जान लिया, बहुत ही सिंपल था, परंतु बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उसके समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया था? तो देखो, बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस सेशन इन लखनऊ 1916 हु वेलकम्ड तिलक एंड हिज सपोर्टर्स बैक इनटू द कांग्रेस। तो आपको पता है कि कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल में।
परंतु 1916 में क्या हुआ, जब लखनऊ में सेशन चल रहा था तो नरम दल के जो एक अध्यक्ष थे, नरम दल के इन अध्यक्ष ने तिलक और उनके समर्थकों को जो था वो कांग्रेस में वापस ले लिया था। अब आपको पता होगा, अगर 1916 का जो एक्ट कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किसने प्रिजाइड किया था, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार जी, ऑप्शन ए सही आंसर। अब अंबिका चरण मजूमदार थे जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। यहाँ पर जो नरम दल और गरम दल सेपरेट हो गए थे वो फिर से जो था वो यूनाइट हो गए। तो कांग्रेस के, अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के किस सेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ था, तो वो हुआ था 1916 के सेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में। अच्छा, कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी, कांग्रेस दो भागों में बंट कब गई थी, ये भी पता होना चाहिए। देखो, कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत सेशन में, और ये सेशन जो था वो 1907 का सेशन था। 1907 का ये सेशन था जिस दौरान कांग्रेस जो था वो दो भागों में बंट गई थी। और इन दो भागों में बंटने के दौरान 1907 का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का रास बिहारी घोष जी के द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया जा रहा था। ये आपने ध्यान रखना है कि रास बिहारी घोष जी जो था वो 1907 का सेशन प्रिजाइड कर रहे थे। एनी बेसेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था, तो एनी बेसेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो था वो 1917 का जो कोलकाता का सेशन हुआ था उसको प्रिजाइड किया था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा भी क्या कोई सेशन जो था वो प्रिजाइड किया गया था, देखो एक विशेष अधिवेशन 1923 में बुलवाया गया था। इस विशेष अधिवेशन को जो था वो 1923 में जो दिल्ली में बुलवाया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो था ये इसको प्रिजाइड कर रहे थे, ये आप ध्यान रखें। तो 1923 का ये विशेष सेशन था, सिर्फ और सिर्फ विशेष सेशन था ये। उसके बाद 1940 में भी इन्होंने प्रिजाइड किया। 1941 से लेकर 45 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो था वो रहे थे। तो ये आपको इस तरह। और क्या लाला लाजपत राय जी के द्वारा भी कोई सेशन प्रिजाइड किया गया था, तो ध्यान रखना है कि 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। तो इसको प्रिजाइड किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, और इसमें असहयोग का प्रस्ताव जो था वो स्वीकार किया गया था। अब स्पेशल सेशन का मतलब ये है कि एक तो सेशन नॉर्मली चल रहा था 1920 में जो नागपुर में हुआ और सीवी राघवाचारी ने जो था वो उसको प्रिजाइड किया था, परंतु इसके अलावा एक विशेष सेशन बुलाया गया कुछ समय के लिए 1920 में, और लाला लाजपत राय जी ने इसको प्रिजाइड किया और असहयोग आंदोलन से इन दो क्वेश्चन से ही आपके 5-10 क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो गए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है। बोलते हैं कि हु सेज दैट इफ द रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स इट शुड बी चेंज्ड एंड इट इज मैनमेड। तो बोलते हैं कि ये किसके द्वारा कहा गया, ये देखो इसके पीछे यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि ये कहा गया था गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में। गोपाल हरि देशमुख जी ने, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब गोपाल हरि देशमुख जी ने ये कहा था, पहले तो हम गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में जानेंगे। ये एक इंडियन एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे और बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। ये आपने ध्यान रखना है। गोपाल हरि देशमुख जो था इनको लोकहितवादी भी कहा जाता था। तो पूछा जाता है एग्जाम में, लोकहितवादी किसको कहते हैं, तो लोकहितवादी जो है वो कहा जाता है किसको, गोपाल हरि देशमुख जी को। कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग। ये कास्ट डिस्टिंक्शन के अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि अगर जो है धर्म जो है वो सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए। तो इनकी विचारधारा एक तरह से यहीं से पता चल जाती है कि सेंसिटिव थे धर्म को लेकर, कितने ये सोशल रिफॉर्म्स को लेकर एक्टिव थे। इनका जन्म जो था वो कब हुआ था, वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पूछा जाए तो 1823 में जन्म हुआ था, 1892 में जो था वो इनकी डेथ हो गई थी। आपने ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ध्यान रखना है कि इनका जो नाम था जब ये पैदा हुए थे तो नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो इनका नाम था। और इनका तो आपको पता ही है कि इन्होंने जो था वो 1893 में जो शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ जिसको वर्ल्ड रिलीजन फॉरम पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसमें इन्होंने 1893 में पार्टिसिपेट किया था। बड़ा इम्प्रेसिव भाषण इन्होंने वहाँ पर दिया था और इनके द्वारा
स्थापना भी की गई थी, रामाकृष्णन मठ की स्थापना की गई थी, रामाकृष्णन मिशन की स्थापना की गई थी, वो भी ध्यान रखें। उसी तरह बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक भी ऑप्शन में दिया गया है। अगर तिलक जी की अगर हम बात करते हैं तो तिलक जी के बारे में आपने ध्यान रखना है कि तिलक जी ये भी एक एक्टिविस्ट थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, और इनको इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है और लोकमान्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहकर जो था वो संबोधित किया था। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, फाउंडिंग मेंबर तो थे ही थे, परंतु 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। पहली बार ये 1886 में बने थे, 1886 में पहली बार बन गए थे। दूसरी बार ये कब बने थे, 1893 में जो था वो दूसरी बार बन गए थे। और तीसरी बार कब बने थे, तीसरी बार ये 1906 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये तीनों ध्यान रखें कि कब कब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, किसको ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, किसको जो है वो लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, किसको लोकहितवादी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री भी ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री भी है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक देखो कल कमेंट्स आ रहे थे कि एंशिएंट जो हम सिलेबस पढ़ें तो हम पढ़ें क्या। तो सिलेबस तो देखो अभी तक पुराना है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो आप मान के चलिए कि पुराना ही सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए जब तक सिलेबस, क्योंकि सिलेबस को चेंज करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए जो हम रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, लेट इट बी। परंतु हम डिस्कस करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। सिलेबस का मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि अभी तक वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर होगा भविष्य में तो आपको बता दिया जाएगा। बोलते हैं यवन नाम प्रिय इज अ संस्कृत टर्म यूज्ड बाय वेस्टर्न्स फॉर, तो बोलते हैं कि संस्कृत पद यवन प्रिय जो था वो पश्चिम निवासियों के द्वारा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। देखो यवन प्रिय जो है वो हिंदू टेक्स्ट में भी जो है, पुराने जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उनमें भी जो है वो इसका मेंशन किया गया है। और ये इंडियन पेपर को कहा जाता है, भारतीय मिर्च को कहा जाता है, इसको ब्लैक पेपर भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में ब्लैक पेपर दिया गया हो तो उसको भी जो है वो यवन नाम प्रिय कहा जाता है। और इसका मेंशन जो है हमारे एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में भी जो है वो किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च एक ऐसी चीज़ थी जो ग्रीक्स के द्वारा जो था वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जाती थी उस टाइम एंशिएंट इंडिया से। और उस टाइम जो था वो सेंट्रल एशिया के जो लोग थे उनको यवना कहा जाता था, यवन कहा जाता था उनको, ये ध्यान रखना है। और सेंट्रल एशिया के लोग जो था वो यवन यानी कि मिर्च, काली मिर्च को कह लीजिए, इसको पसंद भी करते थे और इंडिया से इंपोर्ट भी करते थे। तो इसी तरह से जो था वो नाम पड़ गया होगा यहाँ से यवन प्रिय नाम, ये आप यहाँ से जोड़िए। और यहाँ से कुछ ज़्यादा याद रखने लायक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बोलते हैं हु ट्राइड टू ऑर्गेनाइज द आर्मी ऑन डेसिमल सिस्टम आफ्टर द मंगोल पैटर्न, तो बोलते हैं कि मंगोल पैटर्न के पश्चात किसने दशमलव प्रणाली पर सेना को गठित करने का प्रयास जो था वो किया था। अब देखो मंगोल पैटर्न के पश्चात एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने दशमलव की प्रणाली जो डेसिमल सिस्टम था उसके बेसिस पर जो था वो सेना को गठित करने का प्रयास किया। तो वो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया कि सेना को जो है वो डेसिमल सिस्टम पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए। तो यहाँ से तुगलक वंश के बारे में बात हो जाएगी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट भी कहा जाता था। इसके कार्यकाल के दौरान एक मोरक्को का शासक यात्री था, मोरक्को का यात्री जिसका नाम जो था वो इब्न बतूता था, वो भी जो था वो भारत आया था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने अपनी राजधानी जो था वो दिल्ली से हटाकर दौलताबाद में भी जो था वो स्थापित की थी। दौलताबाद को मूल रूप से देवगिरी के नाम, परंतु बाद में चलकर अपनी राजधानी फिर ये दिल्ली को ही जो था वो ले आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में भी जो था वो रिफॉर्म करने चाहे। कृषि की उन्नति के लिए इसने एक नवीन विभाग इनके डिपार्टमेंट भी खोला था और एक नए मंत्री का भी जो था वो चयन किया था। मंत्री को जो था वो अमीरे को ही जो था वो कहा जाता था, अमीरे को ही को जो था वो इसने। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इसके बारे में याद रखने हैं आपने। अगला क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन क्या बोलते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ, तो बोलते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो वस्तुतः अंत किसके आक्रमण के कारण हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का अंत जो था वो पूछते हैं कि किसके कारण हुआ था। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, देखो इसके अंत की जब भी बात की जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि इसका अंत जो था वो
तैमूर के आक्रमण से जो था वो इसका अंत जो था वो हुआ था। एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और डेफिनेटली आगे भी पूछा जाएगा कि तैमूर लंग ने जो था वो कब भारत पर आक्रमण किया था, कब इसने इन्वेड किया था इंडिया को। तो तैमूर लंग की जब भी बात की जाती है इसने 1398 में जो था वो इसने इन्वेड किया था। इसने जो था वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत को उस टाइम रूल कर रहे थे सुल्तान नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इसने इंडिया को लेफ्ट भी कर दिया, इंडिया को छोड़कर भी चला गया बाद में जब इसका मन भर गया। तो 1399 में जो था ये छोड़कर चला गया था और इसने जो था वो खिज़र खान को इसने गवर्नर अपॉइंट किया था लाहौर, मुल्तान और दीपलपुर का। ये ध्यान रखें कि खिज़र खान को जो था वो इसने यहाँ का जो था वो गवर्नर नियुक्त कर दिया और खुद छोड़ के चला गया 1399 में। लाहौर हो गया, लाहौर के अलावा और मुल्तान हो गया। क्वेश्चन एक ये भी एग्जाम में बन सकता है कि कहाँ का गवर्नर जो था वो नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन में मुल्तान हो सकता है, ऑप्शन में लाहौर हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि खिज़र खान को कहाँ का जो था वो गवर्नर नियुक्त किया गया। ये काफ़ी है यहाँ से इतना जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं which governor general was in India when fourth Anglo-Mysore war was fought in 1799। तो बोलते हैं कि 1799 में उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो लड़ा गया था। तो एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो लॉर्ड वेल्जेली के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब लॉर्ड वेल्जेली के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1799 में जो था वो लड़ा गया था। हम यहाँ से बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो युद्ध हुए इस तरह के उनके बारे में। तो इंपॉर्टेंट युद्ध भी जो है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पर हेल्प आपकी करते ही हैं, क्योंकि तो एंग्लो मैसूर वॉर की बात की जाती है तो सबसे पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1767 में हुआ था। 1767 से लेकर 1769 तक ये चला था, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का हुआ वो कब हुआ? वो 1780 में हुआ। 1780 से लेकर 84 तक जो था ये चला था। तीसरे नंबर का जो हुआ वो 1790 में हुआ था। 1790 से लेकर 1792 तक चला था। और चौथे नंबर का जो था वो 1799 में ही स्टार्ट हुआ था और 1799 में भी समाप्त हो गया था। ये ध्यान रखें। और यहाँ पर क्या हुआ था? चौथे जो एंग्लो मैसूर्स ने जो था वो कॉन्कर किया था ब्रिटिशर्स को और टीपू सुल्तान यहाँ पर मारे गए थे। मैसूर जो था वो सब्सिडरी अलायंस के तहत आ गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि कब आया था, तो 1799 में जो था वो आया था मैसूर सब्सिडरी अलायंस के तहत। इस तरह से इन 4 के 4 वॉर्स के बारे में आपने जान लिया। और भी इस तरह के वॉर हुए, जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर हुआ। एंग्लो मराठा वॉर पहले नंबर का 1775 में हुआ था और 1782 तक चला था। दूसरे नंबर का दूसरे नंबर का जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1803 में स्टार्ट हुआ था, 1805 तक के चला था। तीसरे नंबर का जो हुआ था वो 1817 में हुआ था और 1819 तक चला था। तो एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 3 हुए थे और 1890 तक चले थे। 1775 से शुरू होकर अलग अलग पीरियड्स में ये होते रहे, ये ध्यान रखें। और यहाँ से एंग्लो सिख वॉर भी जान लीजिए। 1845-46 में पहले नंबर का एंग्लो सिख वॉर हुआ था और दूसरे नंबर का एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में जो था वो हुआ था। तो ये आपने यहाँ से जान लिया। तो वॉर काफ़ी हैं इतने जानने के लिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड एट। थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछा गया है कि कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। अब जब कहाँ पर पूछा गया है तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब न्यूयॉर्क में जो था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली एग्जाम में। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन बन जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम HP बेलवेस्की और कॉर्नल MS ओलकॉट के द्वारा यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो था वो कब शिफ्ट किया गया? जो मद्रास किया गया था शिफ्ट, तो 1882 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मद्रास को। ये ध्यान रखें। और आपने ध्यान रखना है कि जो एम था इसका वो क्या था? वो था एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, लोगों में आपसी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। जो उस टाइम का कंडीशंस थी आपको पता है कैसी थी, वैसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर भाईचारा लोगों में होना चाहिए, यूनिवर्सली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रंग को लेकर भेदभाव किया जाए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके प्रोमिनेंट लीडर भी रहे। एनी बेसेंट इसकी लीडर रही। एनी बेसेंट 1893 में इंडिया पहुंची, इलेक्ट भी हुई प्रेसिडेंट 1907 में। इन्होंने जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है बनारस का, उसकी स्थापना में 1898 में एक अहम योगदान जो था वो निभाया।
जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी वो बाद में चलकर 1960 में बनी थी, परंतु सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस का था उसी को जो था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया गया था 1916 में। अच्छा, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, कमेंट करके बताना उसका आंसर। मराठा एक न्यूज़पेपर चलाया गया था, तो मराठा न्यूज़पेपर जो था वो किसने चलाया था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए, मराठा न्यूज़पेपर। अच्छा, एक और बात, कल हमने टेलीग्राम पर इवनिंग में 8 बजे क्विज जो था वो डिस्कस किया था। उस क्विज में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया है, यानी कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है एक पोस्टल स्टैंप जो है वो जारी की है मिलकर। तो ये इंडिया ने जारी की है कंट्री के साथ मिलकर, परंतु बहुत सारे लोगों ने गलत टिक जो था वो किया था। ये लग्जमबर्ग कंट्री है जिसके साथ मिलकर जो है वो की गई है। आप जानिए कि लग्जमबर्ग और इंडिया ने जो था वो अपना फ्रेंडशिप रिलेशन जो था वो सेलिब्रेट किया कि इनको 75 ईयर्स जो था वो फ्रेंडशिप में हो गए, और इन्होंने जो था वो एक कॉमोमरेटिव स्टैंप जो था वो इसके लिए एक लॉन्च की, इशू की कह सकते हैं आप। ये हाईलाइट करती है कि किस तरह से इनके इंडिया के जो है वो रिलेशन है इसके साथ, तो ये आप ध्यान रखें। तो लग्जमबर्ग कंट्री का ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्विज़, PDF हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड टाइमली जो है वो करवा दी जाती है ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।